हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा अलायंस। शिक्षा अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो संघीय कार्यपालिका का भाग 2 देखेंगे, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके है वो 78 के बीच में है वो संघीय कार्यपालिका दी गई है। और जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी बेसिकली इस संघीय कार्यपालिका के तहत आते हैं। और कल हमने आर्टिकल है वो 52 से लेकर है वो 57 के बीच में देख लिया था। और आज हमें आर्टिकल है वो 58 से आगे देखेंगे कि और राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या भारतीय संविधान में है वो प्रावधान दिए गए। होपफुली कल वाला आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। और आज हम आर्टिकल 58 57 से आगे 58 से स्टार्ट करेंगे कि और राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या है वो प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित है। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति बनने हेतु योग्यता, यानी राष्ट्रपति पद के लिए वो कौन सा व्यक्ति है वो एलिजिबल है, नहीं कौन सा व्यक्ति है उस पद के लिए या चुनने के लिए वो योग्य है। तो उसके कुछ प्रावधान है भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो भारत का है वो सिटीजन होना चाहिए, नहीं भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का जो जिसने जन्म लिया यहीं पे और जो नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं है। बाहर से कोई व्यक्ति आया हुआ है लेकिन यहाँ आकर उसने वो भारतीय नागरिकता है वो ग्रहण कर ली है, उसके बाद में वो व्यक्ति भी है वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें ये कंपलसरी है कि वो नागरिक होना चाहिए जिस समय वो इलेक्शन लड़ रहा हो, तो भारत का नागरिक हो। और दूसरा है वो 35 वर्ष, 35 वर्ष पूर्ण हुआ, नहीं 35 वर्ष का वो हो गया हो, उसके बाद में है वो कम से कम न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। उसके बाद ही वह कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद के लिए वो एलिजिबल होगा। और उसके बाद में है वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने के लिए वो योग्य हो, यानी कम से कम वो लोकसभा की वो सदस्य के लिए वो निर्वाचित होना चाहिए। हो सकता है कि वो निर्वाचित होने योग्य हो, तो उतनी योग्यता है वो कम से कम है वो उसमें होनी चाहिए। और उसके बाद में है वो लाभ के पद पर, यानी जो लाभ के पद पर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो मंत्री के पद होते हैं वो है वो इसमें लाभ के पद के तहत नहीं आते हैं। जैसे कहीं का राज्यपाल होना या किसी संघ या राज्य में कोई मंत्री होना, तो ये सब चीज़ें हैं वो जो लाभ के पद पर है वो नहीं आएगी। यानी अगर कोई मंत्री है कहीं पे या राज्यपाल है, अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको इस आधार पर है वो नकारा नहीं जा सकता कि वो लाभ के पद पर है, क्योंकि वो मंत्री है तो वो लाभ के पद पर है वो नहीं जाएगा। मंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो लाभ के पद के तहत है वो नहीं आती। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर है वो नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति वगैरह ये जो भी संघ और राज्यों के अधीन जितने भी जो पद मंत्री के होते हैं वो है वो लाभ के पद के तहत है वो नहीं आएंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 59 के तहत कुछ आवश्यक शर्तें दी गई, जैसे जब तक जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तो उसके दौरान है वो वेतन बतौर उसके जो भी कार्यकाल के दौरान जो भी है वो उसको सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनमें है वो किसी भी प्रकार की है वो कटौती है वो नहीं की जाएगी। और दूसरा, वो किसी भी सदन का है वो सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी सदन का अगर सदस्य है तो वो त्यागपत्र दे देता है। और कोई भी अदर लाभ के पद को है वो धारण नहीं करेगा, नहीं लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और जो राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित भी है, और ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और इसमें है वो अनावश्यक रूप से वो कभी भी कटौती नहीं की जाएगी कार्यकाल के दौरान, मतलब जो कि जितना नहीं होना चाहिए उस प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। आर्टिकल 59 में वो उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 60, जिसमें कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें है कि राष्ट्रपति जो है वो पद ग्रहण करते समय वो शपथ लेगा। और ये शपथ का इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होता है
वो शपथ दिलवाता है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई किसी कारणवश से वो शपथ नहीं दिलाता है, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो इनको शपथ दिलाएगा। और ये संविधान की वो रक्षा करने के लिए वो शपथ लेते हैं कि कहीं पे भी अगर संविधान पे कुछ अतिक्रमण वगैरह या कुछ भी होता है, तो ये मान लीजिए कुछ ऐसा कोई बिल या प्रावधान लेके आ जाए जिससे कि संविधान पर है वो कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा, या पूरा संविधान जैसे है वो उसको कुछ और डायरेक्शन चली जाएगी या उसको खतरा है, तो ये आर्टिकल 60 के तहत है। अगर कोई बिल ऐसा आ जाए, हालांकि वो बिल पे साइन करने के लिए एक बार भेजने दोबारा बाध्य होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर संविधान की रक्षा के लिए जरूरी हो तो वो आर्टिकल 60 के तहत है वो संविधान की है वो रक्षा की शपथ लेता है, तो उसके तहत है वो चीज़ को नकार भी सकता है। तो राष्ट्रपति ये संविधान के संरक्षण और इसकी जो है रक्षा करने की शपथ आर्टिकल 60 के तहत है वो लेता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर संविधान की कुछ संविधान पर आज आ जाए रक्षा करना हो, तो राष्ट्रपति इसी आर्टिकल का है वो प्रयोग करके है वो संविधान की रक्षा करने का काम करता है। तो ये था आर्टिकल 60। अब सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61, राष्ट्रपति संबंधित महाभियोगी प्रक्रिया। अब एक चीज़ कई जगह आपको आगे भी मिलेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होती है, वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। तो इसका कीवर्ड का ध्यान रखना, महाभियोग प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए ही है, केवल राष्ट्रपति के लिए है। और जो अन्य जगह जो महाभियोग शब्द का प्रयोग होगा वो ये होगा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछते टाइम ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो जैसे कि जजों वगैरह के लिए होती है, तो वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति पर ही लागू होती है। स्पष्ट रूप से संविधान में अगर महाभियोग का स्पेशली अगर कहीं पे भी उल्लेख या प्रावधान किया गया तो वो है वो राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। और राष्ट्रपति पर एक आधार पर है वो इस पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और इसको एक नई स्लाइड में देख लेते हैं। महाभियोग का आधार यानी किस आधार पर है आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो ये केवल होगा संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान का अगर अतिक्रमण कर दे राष्ट्रपति तो उस पर है वो महाभियोग लगाया जा सकता है। ये एक ही प्रावधान है जिसके तहत है वो इस पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग लगाने की शक्ति है वो केवल संसद के पास है, न कि राज्य विधानमंडल के पास है, वैसे भी नहीं है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। अब महाभियोग प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में है वो लाया जा सकता है, किसी भी सदन में ला सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि पहले लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। लेकिन ये एक चीज़ है कि जिस समय ये जो अधिवेशन चल रहा है उसी अधिवेशन में ये पारित होना जरूरी है। उसके लिए जैसे ही प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसके लिए वो 1/4 सदस्य का लिखित सूचना यानी 25% की लिखित सूचना। और इस पर यह ध्यान रखना है कि 14 दिन पहले आपको सूचना देखकर है वो बाद में प्रस्तुत करना होगा। 14 दिन पूर्व है सूचना देनी होगी कि हम ये महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं, यानी 14 दिन पहले। और 1/4 जो मेंबर्स होते हैं, जिस हाउस में ये बिल प्रस्तुत किया जाएगा वहाँ के मेंबर्स के 1/4 का हस्ताक्षर लिखित रूप में है वो होना चाहिए। और उसके बाद में ये स्पीकर के पास में जाता है। और यदि जो सदन जहाँ पे इसको प्रस्तुत किया गया वो अपने हैं वो 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो ये है वो इसको है वो जांचकर्ता सदन को है वो भेज दिया जाता है। और जांच करता है वो जो सदन ने आरोप लगाए उनकी जांच करता है। और जांच के दौरान अगर मान लो राष्ट्रपति, इसमें ये चीज़ ये कि जब जांच चल रही है तो राष्ट्रपति खुद या अपने प्रतिनिधि को भेजकर है वो
अपना पक्ष रख सकता है, कि उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाता है तो वो अपना पक्ष रख सकता है। और इसके बाद भी जो दूसरा सदन भी अगर उसको 2/3 बहुमत से उसको अगर बिल को पास कर दे, तो जो जिस समय वो बिल को पास कर दिया तो राष्ट्रपति है उसको है वो पद है वो अपने आप पर रिक्त माना जाता है या खाली करना पड़ता है। तो ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। और अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, जो मैंने कल भी बताई थी लेक्चर में, कि एक होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और एक होता है महाभियोग प्रक्रिया में है वो कौन कौन भाग लेता है। इसमें है वो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे निर्वाचक मंडल है, उसमें तो भाग लेते हैं, सबसे पहले बात की जाए संसद और विधानसभा, इन दोनों के है वो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी यहाँ की विधानसभा सदस्यों के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, तो सभी सदस्य नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के वो निर्वाचित सदस्य। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये होता है कि इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी है वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, विधानसभा के सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा के सदस्यों का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, वो इसमें है वो भाग नहीं लेते। और इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और इसमें मनोनीत सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ है वो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन से सदस्य कहाँ पर भाग लेते हैं, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया थी और निर्वाचक मंडल, इनमें कौन से सदस्य भाग लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद रिक्तता के संबंध में है वो, पद रिक्त होने पर क्या किया जाता है। तो बेसिकली जब राष्ट्रपति का जो टेन्योर 5 वर्ष का होता है उसके है 6 महीने पहले ही है वो इलेक्शंस करवा लिए जाते हैं, पोस्ट है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। और जब तक है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ज्वाइन नहीं कर लेते, पदभार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक है वो पुराने राष्ट्रपति है तब तक पद पर बने रहते हैं, भले ही 5 साल से वो अधिक क्यों ना हो जाए। लेकिन है वो अगर त्यागपत्र हो गया, अगर मृत्यु हो गई और महाभियोग लग गया, तो उसके बाद है वो 6 मंथ के अंदर अंदर है वो चुनाव करवा कर है वो इलेक्शन वो जरूरी हो जाएंगे उस पदभार को है वो भरने के लिए। उपराष्ट्रपति से ज़्यादा है वो 6 महीने तक है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है वो काम कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर है वो आपको इलेक्शन करवाने हैं वो जरूरी होंगे। और उसके बाद में ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना को है वो आधार माना गया है। और ये 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा प्रावधान किया गया कि जो 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी यानी पहली जनगणना होगी उसको है आधार माना जाएगा। तब तक है वो 1971, क्योंकि प्रतिनिधित्व में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि नॉर्थ में है वो प्रतिनिधित्व और साउथ में प्रतिनिधित्व में वो जनसंख्या के आधार पर है बहुत फर्क आ जाएगा। तो इसके आधार पर है वो 1971 की जनगणना को ही अभी तक है वो आधार माना गया। तो ये एक फैक्ट है और इसका भी ध्यान रखना है। तो ये 52 से लेकर 62 तक है जो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान थे इसको हमने एक एक करके देखा। होपफुली ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे और लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।